हाय दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप सभी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है? लेकिन अफसोस, यह कहानी सच है। इससे ज़्यादा भयानक और दर्दनाक रेप और हत्या की कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी है जापान के जुनको फुरुता की, एक 17 वर्षीय मासूम बच्ची। कहानी सुनने से पहले आप सभी को यह वार्निंग दी जाती है कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो यह वीडियो आप ना देखें, क्योंकि यह कहानी इतनी क्रूर है कि इसकी कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसकी क्रूरता के कारण एक व्यक्ति कोर्ट में ही बेहोश हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का मोस्ट वेलकम है फेस ऑफ क्राइम चैनल पर। आज की कहानी जापान के एक ऐसी लड़की की है जिसने जिंदा रहते हुए 44 दिनों तक नर्क झेला। टोक्यो की 17 वर्षीय जुनको फुरुता बहुत ही खूबसूरत हाई स्कूल की छात्रा थी। यह कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1989 को टोक्यो से कुछ दूरी पर, जब पुलिस दो लड़कों को 19 वर्ष की एक लड़की का बलात्कार करने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। उसमें से एक का नाम हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम जो ओगुरा था। ये दोनों दोस्त थे। इसके बाद जब पुलिस इनकी छानबीन करती है तो मालूम चलता है कि ये दोनों जापान के एक खतरनाक गैंग याकुजा गैंग के जूनियर मेंबर हैं। छानबीन ऐसे ही 2 महीने तक चलती है। 29 मार्च 1989 को इनके घर से एक महिला का अंडरवेयर मिलता है। पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। इसके बाद दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ करती है, पर दोनों कुछ नहीं बोलते। पुलिस फिर एक चाल चलती है, क्योंकि 4 महीने पहले एक महिला और उसके 7 वर्ष के मासूम बच्चे की हत्या हुई, तो कहीं इन दोनों का उस हत्या में हाथ तो नहीं है। ये जानने के लिए पुलिस अंधेरे में एक तीर मारती है। वह हिरोशी मियानो से कहती है कि हमें पता है तुमने किसी का मर्डर भी किया है। पुलिस की यह बात सुनते ही मियानो घबरा गया। उसने सोचा कि जो ओगुरा ने सब कबूल कर लिया है, जो दूसरे कमरे में था। पुलिस की ये ट्रिक काम कर गई और थोड़ी देर इनकार करने के बाद मियानो ने कबूल कर लिया कि उसने मर्डर किया है। पुलिस तो बलात्कार के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन खुल गया इसके साथ ही एक मर्डर केस। इसके बाद पुलिस ने लाश के बारे में पूछा तो मियानो उन्हें बताता है कि उसने लाश को कहाँ फेंका। तब पुलिस उसी दिन टोक्यो में गोटो नामक एक जगह पर पहुंचती है। यह जगह समुद्र के किनारे थी। फिर कुछ देर के छानबीन के बाद पुलिस को एक खाली जगह पर एक लोहे का ड्रम मिलता, जो सीमेंट और कंक्रीट से भरा हुआ था और उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। पुलिस उस ड्रम को अपने साथ ले जाती है और जब ड्रम को तोड़ा जाता है तो उसमें से एक सड़ी हुई लाश मिलती है और उसका चेहरा पहचान पाना मुश्किल था और उसे देखकर यह लग रहा था कि इसे मरे हुए 3 से 4 महीने हो गए। फिर पुलिस उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान करती है और जब उसकी पहचान सामने आई तो पुलिस भी दंग रह जाती, क्योंकि वह लाश किसी और लड़की की थी जिसका नाम जुनको फुरुता था। पुलिस ये ट्रिकी सवाल अगर नहीं करती तो शायद यह केस दुनिया के सामने कभी नहीं आता। फिर पुलिस ने मियानो और ओगुरा से बारीकी से पूछताछ की। फिर उन दोनों ने उस केस के बारे में पूरी सच्चाई बताई और कहानी कुछ इस प्रकार थी। जुनको फुरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 को जापान के शहर मिसातो साइतामा में हुआ था। वह बहुत ही होनहार छात्रा थी। वह 1988 से एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। जिस कॉलेज में जुनको स्टडी कर रही थी उसी कॉलेज में मियानो जुनको को पसंद करता था। मियानो ने एक दिन जुनको को प्रपोज किया और डेट पर चलने के लिए कहा, लेकिन जुनको ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी मियानो अच्छा लड़का नहीं है। मना करने की वजह से मियानो को बहुत गुस्सा आया और उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। मियानो से कॉलेज के सभी बच्चे डरते थे, क्योंकि सभी को पता था कि मियानो जापान के सबसे खतरनाक गैंग याकुजा गैंग का मेंबर है। कोई भी उसके बात को मना नहीं करता था। इस इनकार ने मियानो को गुस्सा दिला दिया। इस इनकार से मियानो को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने जुनको फुरुता से बदला लेने का मन बनाया। 25 नवंबर 1988 को जब मियानो अपने एक दोस्त नोमोहारो मिनाटो के साथ साइतामा में घूम रहा कि अकेले में कोई मिले तो उसे डरा धमका कर पैसे लूटना और कोई लड़की मिले तो उसका फायदा उठाना। दोनों अपने इसी चक्कर में घूम रहे थे। रात करीबन 9 बजे जुनको फुरुता अपना पार्ट टाइम जॉब करके घर वापस जा रही थी। उसी समय मियानो अपने दोस्त के साथ वहीं घूम रहा था। तभी उसकी नज़र जुनको पर पड़ जाती है। मियानो के कहने पर उसका दोस्त मिनाटो दौड़कर जाता है और जुनको को धक्का देकर उसकी साइकिल गिरा देता है और भाग जाता है। मियानो पीछे से उसके पास जाता है और जुनको की मदद करने का दिखावा करने लगता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। मियानो जुनको से कहता है, रात का समय है, कहीं वह तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला ना कर दे, इसलिए चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जुनको उस पर भरोसा कर लेती है
और वह उसके साथ चल देती है। कुछ दूर जाने के बाद मियानो उसे एक खाली गोदाम में ले जाता है। वहाँ उससे वह बताता है कि जिसने तुम्हें धक्का दिया वह मेरा ही दोस्त और हम सब याकुजा गैंग के मेंबर हैं। अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, नहीं तो जान से हाथ धोना। मियानो की यह बात सुनकर जुनको घबरा जाती है। फिर मियानो जुनको के साथ वहीं बलात्कार करता है। फिर वह जुनको को लेकर 10 बजे बाहर आता है और वहां से टैक्सी लेकर पास के एक होटल में जाता है। होटल के कमरे में जाकर वह फिर जुनको का रेप करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वह अपने दोस्त मिनाटो को फोन करता है, जहां उसके दो और दोस्त जो उगुरा और यसोसी वटनागे मौजूद थे। मियानो ने जो भी किया वह अपने दोस्त को बहुत ही शान से बताता है। तभी जो उगुरा कहता है, अभी उसे वहां से जाने मत देना, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। 26 नवंबर की सुबह करीब 3 बजे मियानो जुनको को लेकर एक पार्क में पहुंचता है, जहां उसके तीनों दोस्त पहले से ही मौजूद थे। फिर तीनों ने उसे डरा धमकाकर उसके बैग से उसका एड्रेस भी ले लिया और बोला, हम जानते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और भागने की कोशिश की तो हमारे गैंग के मेंबर तुम्हारे घर के सभी सदस्यों को जान से मार देंगे। उसके बाद मजबूर जुनको को वो चारों लेकर मिनाटो के घर पहुंचे, जहाँ चारों ने उसके साथ गैंगरेप किया। मिनाटो अपने माँ बाप के साथ वहाँ रहता था, लेकिन उसके माँ बाप भी उससे डरते थे क्योंकि मिनाटो उन्हें पहले से ही डरा धमका कर रखता था। उधर जुनको के माँ बाप काफी परेशान थे कि जुनको 26 नवंबर का दिन भी बीत गया तब भी नहीं है। 27 नवंबर को जुनको के माँ बाप ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस जुनको की तलाश में जुट गई। जैसे ही पता चला कि पुलिस जुनको की तलाश कर रही है तो उन चारों ने उसे फिर डरा धमकाकर जुनको से उसके घर पे फोन कराया और उससे बुलवाया कि वह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर आई है और वह ठीक है और उससे पुलिस कंप्लेन वापस लेने के लिए कहा। तो उसके माता पिता ने कंप्लेन वापस ले लिया। अब मिनाटो का यह घर याकुजा गैंग की अयाशी का अड्डा बन गया। अब यहाँ याकुजा गैंग के मेंबर डेली आने जाने लगे। जो भी आता वह जुनको के साथ बलात्कार करता। अगर मिनाटो के माँ बाप घर पर रहते तो वह जुनको को मिनाटो की गर्लफ्रेंड के रूप में ट्रीट करती। डरी सहमी जुनको वही करती जो उससे करने के लिए कहा जाता। कुछ दिनों के बाद मिनाटो के माँ बाप को यह पता चल गया कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि मियानो याकुजा गैंग का मेंबर है और दूसरा कारण यह कि उनका बेटा भी उस गुनाह में शामिल था, इसीलिए उन्होंने पुलिस को सूचना भी नहीं दी। बाद में ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का खेल भी खत्म हो गया। समय बीतने के साथ साथ जुनको के ऊपर अत्याचार बढ़ता गया। एक हफ्ते से कम समय में ही जुनको के साथ 100 से ज्यादा बार रेप हो चुका था। उसे पूरे दिन नंगा रखा, न ही उसे कुछ ठीक से खाना देते, न ही पानी। वह भूख प्यास और दर्द से मर रही। उसे गैंग के सामने नंगा नचाया जाता और फिर उसके साथ गैंग रेप किया जाता। उसे जबरदस्ती दारू और सिगरेट पिलाई जाती। सिगरेट बुझाने के लिए उसकी बॉडी पर जलती हुई सिगरेट को रगड़ी जाती थी। उसे कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के बालकनी में सुला देती। एक दिन जुनको फोन के पास पहुंच जाती है और वह पुलिस को कॉल भी लगा देती है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही मियानो कॉल काट देता है। मियानो को बहुत गुस्सा आता है और जुनको की बुरी तरह पिटाई करता। इस पे भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वह लाइटर का तेल उसके पैरों पर गिरा देता है और उसे थोड़ा थोड़ा करके जला देता ताकि वह वहां से भाग ना सके। 16वें दिन 2 और लड़के आते हैं। वे भी उसके साथ रेप करते हैं, लेकिन उसमें से एक यह बात अपने भाई को बता देता है और वह अपने माँ बाप। तब उसके माता पिता पुलिस को कंप्लेन भी कर देते और पुलिस मिनाटो के घर के दरवाजे तक भी पहुंच जाती है। लेकिन उस दिन मिनाटो के माता पिता वहीं पर मौजूद। जब पुलिस उनसे पूछती है तो वह इस बात से सीधे मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। पुलिस वहाँ से वापस चली जाती है। अगर पुलिस उस दिन मिनाटो के घर की तलाशी ले लेती तो जुनको फुरुता के ऊपर हो रहे अत्याचार का अंत हो जाता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही कई दिन बीत गए और जुनको के ऊपर अत्याचार बढ़ते रहे। आए दिन उसके साथ एक ही दिन में 10 से 12 लोग कई बार बलात्कार। वह लोग जुनको के दोनों हाथ बांधकर छत की कुंडी से बांध देते। उसके पेट पीठ मुंह पर लात और घुसे की बरसात और उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जाता। वह लोग तब तक जब तक उसके मुंह से खून नहीं आ जाता। वह सब इतना अत्याचारी थे कि उन्होंने मोमबत्ती जलाकर उसे उसके ऊपर वह सब इतना अत्याचारी थे कि उन्होंने मोमबत्ती जलाकर उस मोम के गर्म बूंद को उसके शरीर पर गिराते। उन सब ने जुनको के पलकों तक को जला दिया था। वे सब जुनको को जबरदस्ती कॉकरोच खिलाते, उसे उसका ही पेशाब पिलाते। यहाँ तक कि उन लोगों ने जुनको के लेफ्ट ब्रेस्ट को भी काट दिया। उसके बदन में
सुई चुभोते थे। इतना करने के बाद भी उनकी दरिंदगी कम नहीं हुई। वे सब कभी जुनको के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल, कभी बोतल तो कभी केन का बोतल। एक बार तो उन्होंने ऐसा भी किया कि गर्म बल्ब तक उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। ऐसा सोचकर ही शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। लेकिन पता नहीं कि 17 वर्षीय जुनको ने ये सब कैसे सहा होगा। 30वां दिन आते आते जुनको बाथरूम जाने के लिए जमीन पर रेत कर जाती और उसे जाने में घंटों लग जाते। वह चलने के काबिल ही नहीं बची। इस बीच जुनको ने कई बार उन लोगों से मौत की भी गुहार लगाई, लेकिन उन बदमाशों ने उसकी एक बार भी नहीं सुनी। जुनको के साथ 100 से ज्यादा लोगों ने 500 से अधिक बार बलात्कार किया। अब तक जो घाव जुनको के शरीर पर लगे थे उसमें पस बनने लगा और उसके शरीर से बदबू आने लगी, जिसकी वजह से उन चारों का इंटरेस्ट जुनको से हटने लगा। लेकिन अब भी उन चारों की हवस खत्म नहीं हुई। फिर वो चारों 27 दिसंबर 1988 को जुनको को मिनाटो के घर छोड़कर बाहर जाते और एक नई लड़की की तलाश करते हैं और उन्हें रास्ते में एक 19 साल की लड़की मिलती है, जिसे डरा धमकाकर उसे होटल ले जाकर रेप करते हैं और जब मन भर जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। यह वही लड़की थी जिसके रेप के सिलसिले में मियानो और जो ओगुरा को पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहानी में आप सभी को बताया था। इसके साथ ही 1988 का वह साल बीत जाता है। मियानो और मिनाटो नए साल की पार्टी कर रहे थे। उधर जुनको भगवान से अपनी मौत भीख मांग रही थी। 4 जनवरी 1989 को जुए में मियानो बहुत सारे पैसे हार जाते, जिसके बाद वह गुस्से में मिनाटो के घर गया और वह अपना गुस्सा उतारने के लिए लात और घूंसे से जुनको को पीटने लगा। सभी मिलकर जुनको के ऊपर लात घूंसे बरसाते। उसके बाद सभी ने जुनको को 4 जनवरी 1989 को जुए में मियानो बहुत सारे पैसे हार जाता, जिसके बाद वह गुस्से में मिनाटो के घर गया और वह अपना गुस्सा उतारने के लिए लात और घूंसों से जुनको को पीटने लगता है। इसके बाद उसके सारे दोस्त मिलकर जुनको को पीटते हैं और लात और घूंसे बरसाते। उसके बाद सभी ने जुनको को फर्श पर लेटा दिया और उसके ऊपर गरम गरम मूंग गिराते, उसके पेट, हाथ, पैर पर लोहे का डंबल गिराते। मियानो का गुस्सा यहीं नहीं रुका, वह उसके ऊपर लाइटर का तेल गिरा गिराकर उसे थोड़ा थोड़ा जला जलाकर किस्तों में मार रहा था। 2 से 3 घंटों तक वे सभी जुनको के साथ दरिंदगी करते रहे। पहले तो जुनको ने अपनी बचाव के लिए कुछ रिस्पॉन्स भी किया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसने हिलना डुलना तक बंद कर दिया। इस तरह वह जिंदा लाश बन गई। ये सब करने के बाद चारों जुनको को वहीं छोड़कर चले गए, लेकिन उस रात हुए टॉर्चर को जुनको झेल नहीं पाया और 44 दिनों के इस नर्क को सहन करने के बाद 4 जनवरी 1989 की रात जुनको की मृत्यु हो जाती है। सही मानों में तो यह अच्छा हुआ कि जुनको की मौत हो गई, नहीं तो पता नहीं उसे कितने और दिन इस तरह की दरिंदगी झेलनी पड़ी। अगली सुबह जब चारों याकुजा गैंग के साथ घूम रहे थे, तभी मिनाटो का भाई उन सबको कॉल करके बताता है कि जुनको शायद मर गई, क्योंकि वह कल रात से ऐसे ही पड़ी है जैसा कि वो लोग उसे छोड़कर गए थे। यह सुनकर वे चारों भागे भागे घर आए तो देखा जुनको मर गई। फिर वे चारों जुनको की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाने लगे और उसे 2 कंबल में लपेट कर सूटकेस में डाल देते हैं और सूटकेस के चारों ओर टेप लगा देते हैं। फिर वे बड़ा सा लोहे का ड्रम लाते हैं और उस जुनको की लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट कंक्रीट से भर देते हैं। रात को उस ड्रम को ट्रक में लोड कर कोटो टोक्यो की तरफ चल देते हैं। यह एक समुद्री इलाका था। उनका प्लान था कि वे जुनको की लाश को ड्रम के साथ ही समुद्र में डाल देंगे, लेकिन समुद्र से पहले ही एक सुनसान खाली जगह उन्हें मिलती है और वे लोग ड्रम को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जब जुनको फुरुता की ये कहानी पुलिस को मालूम चलती है तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी यह सोच में पड़ जाती है कि कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन सकता है। जब जुनको फुरुता की ये कहानी सबको मालूम चलती है तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी यह सोच में पड़ जाती है कि कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन सकता है। मियानो और जो ओगुरा की इस कबूलनामे के बाद इनके और 2 दोस्त नोहारो मिनाटो और यसुशी वटनारे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये चारों नाबालिग थे तो पुलिस इनकी पहचान दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती, लेकिन यह स्टोरी जब सुकान गुन सुन मैगजीन के एक पत्रकार ने सुनी तो उसने इन चारों का नाम अपनी मैगजीन के पहले पेज पर ही छाप दिया और लिखा कि इन लोगों ने जो जुनको फुरुता के साथ किया
वह किसी हैवानी सेक्शन नहीं है और इन्हें किसी ह्यूमन राइट्स का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद जब यह खबर पूरे जापान और दुनिया में फैली तो जिसने सुना उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और सभी की आंखों में आंसू आ गए। यह स्टोरी जानकर जुनको की माँ की दिमागी हालत खराब हो गई और उन्हें सालों तक साइकियाट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ा। जुनको की बॉडी मिलने के बाद 2 अप्रैल 1989 को उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। जुनको जहाँ पढ़ती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल ने जुनको को स्नातक कंप्लीट न होने पर भी स्नातक की डिग्री दी। अगर जुनको के साथ ये सब नहीं होता तो 3 अप्रैल 1989 को जुनको फुरुता का जॉब का पहला दिन होता। इस केस में मुख्य आरोपी मियानो को कोर्ट ने 17 साल की सज़ा सुनाई और बाकी मिनाटो जो ओकुरा और यसोशी वटनाबे को 6-6 साल की सज़ा सुनाई। इसके बाद इन चारों ने उच्च न्यायालय में अपील की। फिर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इनकी सज़ा 3-3 साल और बढ़ा दी और जज ने यह भी कहा कि दुनिया में कोई ऐसा दर्द नहीं जो जुनको ने सहा नहीं और ऐसा कोई वर्ड नहीं जो जुनको के दर्द को और दरिंदगी को व्यक्त कर सके। दोस्तों, अगर यह क्राइम की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही और क्राइम की शानदार स्टोरी और रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल फेस ऑफ क्राइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।